अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्टोरी टेलर्स। हम आपकी भेजी हुई हॉरर स्टोरीज़ को नरेट करते हैं। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या वाक़या हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लें और आज की खौफनाक वीडियो शुरू करते हैं। ये 1992 की बात है। वो खूबसूरत दौर था। मलीर इंडस मेहरान एक नौ आबाद इलाका था। उस वक्त इस इलाके में चंद ही घर तामीर हुए थे। घर बहुत दूर दूर बने हुए थे। बाकी पूरा इलाका जंगल था, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ। ऐसे ही एक शाम आबिद साहब ने 2 मंजिला बने उस घर को ख़रीदा। 120 गज पर बना ये घर उनको और उनकी बेगम को बहुत पसंद आया था। वो पहले मुल्क से बाहर रिहाइश पजीर थे। वापस बस वतन की मोहब्बत खींच लाई थी। बहुत सख्त परदेस काटा था। आज ये वो आबिद साहब नहीं थे जिनकी जेब में चंद रुपए भी नहीं होते थे। अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया और खूब नवाजा। 3 माह पहले ही पाकिस्तान आए थे। फिल वक्त बहन के पास रिहाइश पजीर थे। अपना घर तो लेना ही था। मुलीर के इलाके में उनका खूबसूरत बचपन बेटा था। वो अपनी जड़ों से अलग नहीं हो पाए थे, इसीलिए यही इंडस मेहरान में बना घर फ़ौरन ले लिया। मोहब्बत वाले इतने थे कि हर अपने पराए यार दोस्त के लिए घर और दिल के दरवाजे खुले थे। वो खूबसूरत दौर था। आज की तरह मोबाइल का ज़माना नहीं था। आज तो व्हाट्सएप मैसेज सेकंडों में चला जाता है। तब दूसरे शहर और मुल्क में बात करने के लिए लोकल लाइन से कॉल बुक कराई जाती थी। ख़तो किताबत का दौर था। जिन्होंने देखा है वही उसकी खूबसूरती को जानते हैं। किस्सा मुख्तसर। आबिद साहब और उनकी बेगम रिफत भी उस घर में शिफ्ट हो गए। अल्लाह ने उनको 3 बेटियां और 2 बेटे दिए थे। बच्चे सब छोटे छोटे थे। बड़ी बेटी रिदा 10 साल की और फिर ईना 8 साल की, जोया 6 साल की, अली 4 साल का और हमज़ा 2 साल का था। सारे बच्चे बड़े कमरे में बिस्तर लगाकर सोते थे। पहले ऐसा ही हुआ करता था। हालांकि ऊपर की पूरी मंजिल खाली पड़ी थी। उन लोगों ने नीचे ही रिहाइश रखी। घर बहुत अच्छे से सेट किया गया था। इस ज़माने में उन्होंने छत पर टेबल टेनिस रखवाई। दीवार पर बाकायदा बड़ा सा एक्वेरियम लगवाया। छत से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही थीं। वहाँ पानी की टिंकी थी। छोटा सा फर्श बना हुआ था। अतराफ में 4 दीवारी नहीं थी। ऊपर से नीचे देखो तो चक्कर आ जाता था। खड़े होकर देखो तो वहाँ चारों तरफ जंगल, इक्का दुक्का घर और दूर डेयरी फार्म नज़र आता था। टिंकी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर ग्रिल में ताला डाल दिया गया। इस घर में ग्रिल का बहुत काम था। ऊपर की मंजिल जाने वाली सीढ़ियाँ, छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियाँ, सब जगह ग्रिल और ग्रिल के दरवाजे थे। इंसान जब घर बनाता है तो वो अपने बहुत से शौक़ पूरे करता है, मगर वो ये भूल जाता है कि ये आर्जी ठिकाना है। वो बाहर से बहुत कुछ लाए थे। वो इस घर में क्या आए? तमाम दौर पुरे के रिश्तेदारों की बैठकें लगने लगी। कैरम, लूडो, शतरंज, हर तरह के इंडोर गेम लाकर रखे। मियाँ बीवी दिल के और हाथ के बड़े खुले थे। दिन में तो सभी आते थे। यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन जो रिश्तेदार या दोस्त मगरिब के बाद आते, वो अक्सर रात गए तक बैठक लगा के रखते। काफ़ी हिल्ला गुल्ला मचा रहता। यहीं से खराबी शुरू हुई। इस सुनसान इलाके में उन्होंने तो जंगल में मंगल बना दिया, लेकिन यहाँ और भी मखलूक़ात थी जिनको ये बात अच्छी नहीं लगी। यहीं से आगाज़ हुआ। पहले पहल चीज़ें अपनी जगह से गायब होने लगी। जहाँ रखो वहाँ ना मिली। बच्चों वाला घर था। पहले तो यही समझा गया कि बच्चे कर देते होंगे, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा। चीज़ें लम्हों में गायब हो जाती। सारा घर ढूंढने में लग जाता। वो जुमेरात की रात थी। सब सो रहे थे। अचानक ऊपर वाली मंजिल से खटर पटर की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चल रहा है, भाग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ें बढ़ने लगी। रिदाया जाग गई। उसने ऐना को उठाया। दोनों बहनें कान लगाकर सुनने लगीं। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ें ऐसी आवाज़ों में तब्दील हो गईं जैसे बहुत सारे लोग चल फिर रहे हों, और फिर देगें खड़काए जाने की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा शोर शराबा हो रहा था। थोड़ा थमता, लेकिन फिर शुरू हो जाता। आबिद साहब और रिफत भी उठकर आ गए। आबिद साहब बच्चों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते थे। बच्चियों को यही कहा, बेटा ये तो पड़ोस में शादी हो रही है। और फिर शोर तब्दील हुआ। ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे देगें धुई जा रही हों। बच्चियां तो माँ बाप को देखकर सो गई थी।
दोनों मियाँ बीवी ने रात आंखों में काटी। सुबह आबिद साहब ने रिफत बी को तसल्ली देते हुए कहा, अरे बेगम, इन लोगों ने भी दावत कर ली, रोज़ हम भी दावत करते हैं, परवाह ना करो। हाँ, ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर भी ताला लगा दो। ये कहकर वो आराम से जाकर सो गए। बस अब ये हो गया कि ऊपर जाने वाली मंजिल पर ताला लगा दिया गया। बच्चे तो सारा दिन ऊपर नीचे करना चाहते थे, वो कैद होकर रह गए। बच्चों ने इसका हल निकाला। गिरिल में बने गैप से दूसरी तरफ जाना बड़ा आसान था। पहले रिदाया ने प्रैक्टिस की और फिर उसने सबको सिखाया। दोपहर भर यही करते। अब वो सब बड़ी आसानी से छत तक जा रहे थे। रिफत भी को पता भी न चलता, वो बेचारी नींद पूरी कर रही होती थी। आबिद साहब अब करीब के इलाके में फैक्ट्री बना रहे थे। वो काफ़ी मसरूफ़ हो गए थे। इसी वजह से मेहमानों का आना अब थोड़ा कम हो गया था। लेकिन घर में जिन चीज़ों का आगाज़ हुआ वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गईं। ज़ोया को सहन में कोई बच्चा दिखाई दिया। रात सब सो रहे थे। वो पानी पीने के लिए उठी थी। ज़ोया ने आकर माँ को उठाया। वो बहुत खौफज़दा थी। रिफत भी फ़ौरन उठ गई। उसको तसल्ली देकर समझा बुझाकर सुला ही दिया कि अली की वॉशरूम से आवाज़ें आने लगी। फ़ौरन उठकर गई तो वो वहाँ रो रहा था। उसका कहना था कि उसने लॉक लगाया था, किसी ने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। वो डर गया था। अब तो वो परेशान हो गई। रिफत भी अली को लेकर बच्चों के पास ही आकर सो गई। उधर आबिद साहब बेखबर सो रहे थे। कमरे में अंधेरा था। अचानक उनको लगा उनका दम घट रहा है। घबराकर आंख खोलकर जो देखा, रिफत भी दोनों हाथों से उनका गला दबोचे हुए थी। उनकी आंखों में पहचान की कोई रमक नहीं थी। इतनी ताकत थी उनमें कि आबिद साहब जैसे हटे कटे भी उनको हटा नहीं पा रहे थे। वो दबी दबी आवाज़ में रिफत रिफत कह रहे थे। उनको लगा अब उनकी सांस बंद हो जाएगी। अचानक झटका देकर उनको बेड से नीचे गिरा दिया गया। वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठ बैठे। हिम्मत जमा करके लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था। उधर रिफत भी बच्चों को सलाते सलाते खुद भी सो गई थी। उनका पाँव किसी ने हिलाया। आंख खुली तो देखा आबिद साहब खड़े थे। रिफत, चाय बना दो। अक्सर वो रात को चाय के लिए उठा देते थे। आप चले, मैं लाती हूँ। रिफत भी ये कहते उठी। आबिद साहब चले गए। वो किचन में आकर चाय बनाने लगी तो आबिद साहब भी दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और खामोशी से देखने लगे। रिफत भी उनको बच्चों के साथ हुई बात बताने लगी कि कल सुबह ही इस मसले का हल निकाले। मस्जिद से मौलवी साहब को बुलवा लेते हैं। वो खामोशी से सुन रहे थे। इतनी देर वो खामोश नहीं रहते थे। चाय निकालती रिफत भी यही सोचती। तशवीश से पलटी कि ये इतने खामोश क्यों हैं। आबिद साहब को देखा तो होश उड़ गई। उनकी आंखों से शरारे निकल रहे थे। वो गुस्से से घूर रहे थे। रिफत भी बेहोश हो गई। दूसरी तरफ अपने गले को सहलाते आबिद साहब आहिस्ता आहिस्ता उठकर पानी पीने आए तो रिफत बी को किचन में बेहोश पाया। उनके तो हवास चल हो गई। पहले तो वो डर ही गई थे, फिर हवास संभाल कर उन पर पानी डाला। रिफत बी होश में आई तो उन्होंने बहुत हंगामा किया कि मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी। अपने साथ हुआ वाक़या तो आबिद साहब पी ही गए, लेकिन अब संजीदगी से सोच रहे थे कि क्या किया जाए। उस वक्त सारा पैसा लगा हुआ था। फैसला ये किया गया, सुबह कुरान खानी कराई जाए और अब सब एक ही कमरे में सोएंगे। जैसे तैसे रात गुजर ही गई। सुबह मासी आई तो सफाई के लिए ऊपर की चाबियों का गुच्छा मिलकर ना दिया। ये तो मामूल की बात थी। जोहर पर कुरान खानी थी, लेकिन अब नीचे ही इंतज़ाम करना पड़ा। आबिद साहब ने एक जानने वाले से जिक्र किया, वो किसी पीर साहब को कल लाएंगे। आबिद साहब रिफत बी को ये बताकर फैक्ट्री चले गए। रिफत बी इत्मीनान में आ गई। वो दोपहर में बच्चों को साथ लिटाकर सो गई। बेल की बहुत तेज़ आवाज़ से आँख खुली। दिन ढल रहा था। रिफत भी उठकर तेज़ी से दरवाज़ा खोलने गई। आबिद साहब हवास बाख्ता खड़े थे। रिफत, चाबी लो ऊपर की। चाबी तो सुबह से ही नहीं मिल रही। ओ मेरे खुदा रिफत, हमारा अली। आबिद साहब बहुत घबराए हुए थे। वो टिंकी के ऊपर पाँव लटकाए बैठा है। वो टिंकी तक कैसे गया? वो दूर से दिखाई दे रहा था। अतराफ के घर तो थे नहीं। उनका ऊंचा घर दूर से दिखाई देता था। अब तो रिफत बी के भी हाथ पांव फूल गए। रिदाया और बच्चे भी उठकर आ गए। रिदाया जदार थी। वो फौरन बोली, मैं ऊपर जाती हूँ, भाई को लेकर आती हूँ।
لیکن کیسے؟ عابد صاحب کی سمجھ جواب دے رہی تھی۔ ردایا پھرتی سے گرل میں گھس کر دوسری طرف نکل گئی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ اس کا مطلب علی بھی ایسے ہی گیا تھا۔ بیٹا پیچھے سے آواز نہیں دینا، وہ ڈر کر گر نہ جائے۔ جی ابو، وہ یہ بولتی جلدی سے اوپر بھاگ گئی۔ پیچھے سے اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ علی باہر نکلا۔ دونوں میاں بیوی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ علی روتی شکل لیے بول رہا تھا، امی باتھ روم کا دروازہ لاک ہو گیا تھا۔ او میرے خدایا! اب دونوں ردایا کو چیخ چیخ کر بلا رہے تھے۔ ردایا تو چھت پر پہنچ گئی تھی۔ ردایا جب ٹنکی پر پہنچی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ سمجھی علی گر گیا ہے۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ آگے بڑھ کر دیکھنا چاہ رہی تھی کہ پیچھے سے اس کو کسی نے گھسیٹ کر پیچھے کیا ہے۔ پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ردایا فوراً نیچے جاؤ، مغرب ہونے والی ہے۔ جیسے کوئی آواز آئی، وہ سرپٹ نیچے دوڑی۔ ردایا کو صحیح سلامت دیکھ کر ان دونوں کی جان میں جان آئی۔ وہ شام ہی اپنے رشتہ دار کے ہاں چلے گئی۔ کچھ عرصہ یہ گھر خالی رہا۔ عابد صاحب نے باقاعدہ کسی بزرگ کو بلا کر دکھایا۔ انہوں نے کچھ دن عمل کیا۔ جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ ان کے آنے سے تنگ ہو گئے تھے۔ ان سے طے کیا گیا یہ لوگ آگے سے خیال رکھیں گے۔ عابد صاحب کی فیملی کچھ ٹائم بعد دوبارہ اسی گھر میں آ گئی۔ پھر کوئی ایسی بات دوبارہ نہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی۔ بچوں نے اس گھر میں اپنا بچپن گزارا، شادیاں ہوئیں۔ وقت کا کام تھا گزرنا، گزر گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ امید ہے آج کی اس کہانی نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں گے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ایسی ہی مزید سچی اور لرزہ خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلرز کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔